हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही जानदार और शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही कंसिस्टेंसी से अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। और आज हम इस वीडियो में अग्निवीर जैसा कि हमने पिछले पार्टों में किया है, 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और ये रहा आपका 5वां पार्ट। जैसा कि मैंने बताया हूँ 30 से 35 पार्ट आपका लाकर मैं दे दूँगा, प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे आप अग्निवीर, टेक्निकल, स्टोर कीपर, एसकेटी से रिलेटेड जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, आप उनको आसानी से कर पाएँगे। लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ कुछ बच्चे जो कि ज़्यादातर बच्चे नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4-4 घंटे इंस्टाग्राम और बाकी अन्य वेबसाइट पर तो समय गँवा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 1 ही महीना बचा है, वो मैं करवा रहा हूँ, तो बच्चे बोर हो जा रहे हैं। आधे वीडियो को ही देखकर चले जा रहे हैं, बोर लग रहा है उन्हें। लेकिन इंस्टाग्राम का रील देखने में बेटे लोग को बोर नहीं लग रहा है। तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो पता ही चल जाएगा कि कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं, तब बोर महसूस नहीं होगा, तब सिर्फ रोना आएगा कि क्यों मैंने नहीं पढ़ा अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से 5 1 to 5 रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये कह रहा है मतलब 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन हमको पैसेज बेस्ड पर क्वेश्चन है। तो चलिए आप पहले देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, आप वीडियो को पॉज़ करके आप देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद मैं फिर इसे रीड करके और इसका हिंदी अच्छे से मीनिंग आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि आप आगे आने वाले 5 क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओ। चलिए तब शुरू करते हैं। Ever since childhood, I have wanted to mere curiosity to ask a king or a queen a couple of questions. Go ahead, I am just as curious to know what they are, particularly from a woman. How does it feel to be what you are? It feels fine, her inner grace, because it is a creative work, unlike in most countries. Do you feel superior because of your royal blood? No, not a bite. How did you feel in your childhood when you found out you were a princess? Troubled, I used to debate with myself, what right have you got to be on top without going through the struggle. Ultimately, Plate's literature solved my problems. He has mentioned that each class of society has its own functions, and accordingly, leaders, in order to perform theirs, had to be trained for it. From childhood, I acquainted my enthusiasm by using the strategy of प्लेटोस लीडर्स। कितने बच्चे, मैं यही पैसेज ही रीडिंग कर रहा होगा, कितने बच्चे को बोर लग रहा होगा कि पैसेज ही वह क्या पढ़ा रहे हैं, तुरंत भाग गए होंगे कितने बच्चे। तो याद रखना बच्चे, जो मैंने बोला है वो पक्का होगा आपके साथ, एग्जाम में आप बैठोगे तब पता चलेगा आपको। तो चलिए इसका हिंदी आप स्टोरी समझ लेते हैं अच्छे से। एक राजकुमारी के आंतरिक विचारों और उनके पद के प्रति उनकी सोच का वर्णन है। पूरी कहानी इस प्रकार है कि एक व्यक्ति अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए एक राजकुमारी से सवाल पूछता है। और क्या पूछता है? उन्हें एक शाही व्यक्तित्व बनकर कैसा लग रहा है और क्या उन्हें अपने ऊंचे खानदान पर घमंड है। तो राजकुमारी बड़ी विनम्रता से जवाब देती हैं कि उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। वह अपने जीवन का एक गहरा सच बताती हैं कि जब बचपन में उन्हें पता चला कि वह राजकुमारी हैं, तो वह बहुत परेशान और दुखी हो गई थी, क्योंकि उनके मन में लगातार यह द्वंद्व संघर्ष चलता रहा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जो उन्हें बिना किसी मेहनत या संघर्ष के इतना ऊंचा पद मिल गया। वह खुद को इस पद के लायक नहीं मानती थी और उन्हें यह अनुचित लगता था। उनकी इस मानसिक परेशानी का हल प्लेटो के दर्शन से निकला। प्लेटो ने लिखा था कि समाज को चलाने के लिए अलग-अलग वर्गों की जरूरत होती है और शासक वर्ग का काम समाज का नेतृत्व करना है। इसके लिए उन्हें बचपन से ही खास अनुशासन और प्रशिक्षण में ढलना पड़ता है। जब राजकुमारी ने यह समझा कि उनका पद कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि समाज के प्रति एक कठिन जिम्मेदारी और ड्यूटी है, तब जाकर उनके मन की बेचैनी दूर हुई। तो आई होप आप स्टोरी के हिंदी मीनिंग को भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। Question number 1. The question asked in the above conversation can be classified into which category? तो आप इस जो कन्वर्सेशन हुआ उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई कीजिए कि ये कन्वर्सेशन जो था किस कैटेगरी में होगा। तो क्या कैजुअल होगा, अनौपचारिक या साधारण जैसे हम रोजमर्रा की बात करते हैं? नहीं। क्रिटिकल होगा, आलोचनात्मक या गंभीर? नहीं। प्रोबाइंग होगा। प्रोबाइंग मतलब क्या होता है? गहराई से छानबीन करने वाले। हम जब किसी के मन की बात या सच्चाई जानने के लिए गहराई सवाल पूछते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रोबाइंग कहते हैं। प्रोबाइंग। तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ना कि पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जो होता है वो राजनीतिक विषयों पर बात करने वाला चीज को कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कितना इजी हो जा रहा है ना। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप एक बार पैसेज को अच्छे से समझ ले रहे हो ना, आपके लिए इतना इजी हो जाएगा क्वेश्चन, मैं बता नहीं सकता। आपको समझ नहीं पा रहे हो अच्छे से। व्हाट हेल्प द पर्सन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट? व्हाट हेल्प द पर्सन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट?
तो क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं हम। उस व्यक्ति को अपने मानसिक संघर्ष को सुलझाने में किसने मदद की? द एक्वेशंस ऑफ द टॉप पोजीशन, क्या शीर्ष पद प्राप्त करने से, या फिर इमेंस क्यूरियोसिटी, या इम्यून्स क्यूरियोसिटी अत्यधिक जिज्ञासा से? नहीं, तो हमारा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इम्पार्टिंग लीडरशिप ट्रेनिंग राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, मतलब बचपन से ही नेतृत्व का प्रशिक्षण दिए जाने की बात से ही वो क्या हो गई थी, वो कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, सहमत हो गई थी, समझ गए ना कि मतलब वो संघर्ष को करने के लिए राजी हो गई थी राजकुमारी, जब उसे बताया गया कि ये जो राजशाही जो मिला है सामाजिक कल्याण और आपका जिम्मेदारी बनता है इसके प्रति कि समाज को आप नेतृत्व प्रदान करें, तो जिसकी वजह से रानी क्या हो गई थी, सहमत हो गई थी कि हाँ हाँ चलो ये सब ठीक है। वरना वो क्या मानती थी, अच्छा नहीं मानती थी राजकुमार घराने में जन्म लेने से मुझे फ्री का सब कुछ मिल जा रहा है, वो सोचती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द अबव कन्वर्सेशन सीम्स टू हैव टेकन प्लेस बिटवीन whom। क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं, क्या कह रहा है, ऊपर दी गई जो क्या ये वाक्य है, ऊपर दी गई बातचीत किनके बीच हुई लगती है? जो ऊपर ये कन्वर्सेशन सीम्स टू हैव टेकन प्लेस बिटवीन whom, अबव लाइन अबव कन्वर्सेशन जो ऊपर कन्वर्सेशन हुई है वो किनके बीच हुई लगती है? टू वुमेन के बीच लगती है? नहीं, सीधी से गलत। आप इतना इजी क्वेश्चन है तो आराम से लगाने, किसके बीच कन्वर्सेशन हुआ था? एक लड़का था और एक जो क्या थी क्वीन, द क्वीन टू ग्रीक एंड अ वुमेन इंटरव्यू। तो ये क्या होगा, क्या क्वेश्चन नंबर 3 का बी इज द राइट आंसर होगा? नहीं, आप देख लीजिए कौन सा होगा, जल्दी कमेंट में बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। द क्वीन ऑफ ग्रीक्स एंड द प्रिंसेस, द प्रिंसेस एंड अ लीडर। तो ये देखिए इसमें पहले एलिमिनेट कर दीजिए कौन कौन क्वेश्चन आपके गलत हैं। टू वुमेन ये भी गलत हो गया आपका। द क्वीन ऑफ ग्रीक एंड द प्रिंसेस राजकुमार के बीच हो रहा था, नहीं। द प्रिंस एंड लीडर के बीच बातचीत हो रहा था, नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा बचा? द क्वीन टू ग्रीक एंड अ वुमेन इंटरव्यू, जो क्या एक साधारण वुमेन, एक साधारण व्यक्ति था, उसका वो बातचीत ले रहा था ना, उससे कर रहा था, रानी जी से कर रहा था। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, what made what made one of the person in the conversation feel unnecessary? तो बातचीत में शामिल व्यक्तियों में से एक को किस बात ने असहज कर दिया था? किस बात ने असहज कर दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, हेरिडिटरी पोजीशन। हेरिडिटरी पोजीशन, क्योंकि hereditary position made one of the person in the conversation feel unusually, so option A is the right answer हो जाएगा। आप पैसेज में भी देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हूँ ना, बहुत इजी हो जाएगा। आप अच्छे से बस पैसेज को 2 से 3 मिनट अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, बाकी 5 में से पांचों क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज ट्रबल एज यूज्ड इन द कन्वर्सेशन। सबसे पहले आप जब तक ट्रबल का मीनिंग मतलब नहीं समझोगे तो इसमें आप कैसे लगा पाओगे इसका आंसर, जो कि तो आप कितने बच्चे जानते हैं ट्रबल का स्पेलिंग मीनिंग? कमेंट में हमें बताएंगे ट्रबल मतलब क्या होता है। तो चलिए, ट्रबल मतलब होता है परेशान या तंग करना। परेशान, परेशान या तंग करना होता है। तो इसमें से अमेज्ड होगा नहीं, अमेज्ड मतलब होता है क्या होता है, मनोरंजन होता है, ये सब नहीं होगा। एंजॉइंग, वेक्स्ड भी नहीं होगा, एक्सिस्ट नहीं होगा, और क्या होगा, इरिटेटेड। इरिटेटेड परेशान या तंग करना, इरिटेटेड मतलब भी मीनिंग मतलब वही सेम होता है। तो ट्रबल का नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव एक्टिव वॉइस है, हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द स्टूडेंट्स आर डिकोडिंग द स्टेज फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। द स्टूडेंट्स आर डिकोडिंग द स्टेज ऑफ द एनुअल डे सेलिब्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। द स्टेज इज बीइंग डेकोरेटेड, द स्टेज इज बीइंग डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट। जो स्टेज है, स्टेज को सजाया किसके द्वारा सजाया गया था? स्टूडेंट के द्वारा। फॉर एनुअल डे सेलिब्रेशन, किसके लिए सजाया गया था, किस उपलक्ष्य में सजाया गया था? एनुअल डे जो वार्षिक महोत्सव होते हैं, वार्षिक सेलिब्रेशन के लिए स्टूडेंट्स द्वारा स्टेज को सजाया गया था। तो बी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऐसे आप अगर हिंदी मीनिंग, जब तक इंग्लिश सेंटेंस को आप पढ़ रहे हो उसका हिंदी वाक्तव्य माइंड में नहीं निकालोगे, सेट नहीं करोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए ये क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, द स्टूडेंट सेड वी वांट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज इन रिपोर्टेड स्पीच, द अबव सेंटेंस विल बी। तो हमारा जो 7 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका भी आप देख लेंगे, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, क्योंकि इसका जो आप रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब का काम कर रहा है वो किसमें है, पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट में होगा, तो रिपोर्टेड वर्ब का स्पीच भी पास्ट में होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा है इसमें पास्ट में है। क्या ये है, दे वांट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज? नहीं, वांट, वांटेड ई लगा, ईडी लगा रहेगा, पास्ट में होगा। देखिए ईडी यहाँ लगा है, इसमें भी नहीं है, ये वाला डी वाला भी दिख रहा है। वी वांटेड टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, लेकिन बी वाला राइट आंसर हमारा होगा। क्यों? क्योंकि दे वांटेड टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, वी वांटेड नहीं होगा, दे वांटेड। वे क्या कर रहे थे, लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे फॉरेन लैंग्वेज, अदर देश के भाषा को वे सीख रहे थे। वी मतलब होता है हम सीख रहे थे, नहीं दोस्तों। तो इस सेंटेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फ्रॉम द वर्ब ड्वेल, DWELL, ड्वेल का पास्ट फॉर्म क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का जो ड्वेल का पास्ट फॉर्म होगा, भाई आप ड्वेल को समझ लीजिए। ड्वेल मतलब होता क्या है, बसना, रहना या ध्यान केंद्रित करना, इसका मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्वेल्ट। ड्वेल्ट ये पास्ट फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल्स फ्रॉम द वर्ब रिप? रिप का जो क्या होगा, रिप का क्या पूछ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल्स पूछ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल्स पूछ रहा है हमसे। तो रिप का पास्ट पार्टिसिपल्स क्या हो जाएगा, रिप्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिप्ड। सिंपल सी बात है, जब पास्ट में कोई चीज पूछता है तो आप समझते ही हैं, सिंपल सी कोई बात, अगर आपसे कोई पास्ट में कोई चीज पूछता है तो ईडी लग जाता है उसके लास्ट में। तो देख लीजिए रिप, रिप का रिप्ड हो जाएगा, तो हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 9 का। चलिए 10 पर चलते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट, ईट, एट, ईट एट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट एट। तो चलिए, क्योंकि जो आप ऊपर का ये सेंटेंस देख रहे हैं वो पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, किसका है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो जिस इसका सूत्र जो होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये होता है। तो इसके सुटेबल अनुसार कौन सा आपका बैठेगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ऑप्शन में ये बता दिया, जो मैंने आपका फॉर्मूला बता दिया, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट एट। गोइंग आईएनजी जो लगा है वो पास्ट में है, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी जहां जाता है वहां कॉन्टिन्यूअस ही है, लेकिन ही हैज वाज का जो ये प्रयोग किया गया, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट एट, मतलब वो इसी टाइम वो जा रहा है क्या करने के लिए, खाना खाने के लिए जाएगा। तो हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चूज द चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, पुसिलियनमस, पुसिलियनमस इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं ये डायरेक्शन आपको क्या बताता है, ये देख लेते हैं हम। डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। चलिए फिर से आ गया, एरर वाले क्वेश्चन आ गए, बहुत मजा आता है दोस्तों। अगर एरर वाला क्वेश्चन आपको नहीं मजा आया तो आपसे बड़ा अनपढ़ और गंवार बच्चा कोई नहीं है। चलिए वो, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल सिंपल मिस्टेक्स को ध्यान में देखना रहता है कि वॉज वेयर, या फिर पास्ट में ईडी ने लगाया है, या फिर कोई हल्का एरर कर दिया, वही सेंटेंस को आप अच्छे से देखना रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मोहन्स आईज रिफ्लेक्ट अ होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट, नो एरर। तो हमारा ये 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं मोहन्स आईज, मोहन एक है ना कि कोई व्यक्ति है, सब्जेक्ट है, तो वो प्लूरल्स कैसे हो सकता है, तो आप देख ही सकते हैं यहीं पे आपका गलत हो गया। मोहन्स की जगह पर एस नहीं लगेगा, मोहन ही, केवल मोहन होगा, तो ए आप एरर बताएंगे 12 में। चलिए 13 का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ही इज नॉट एन आर्टिस्ट नॉर ही इज अ म्यूजिशियन, नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 में होगा वो आपका हो जाएगा, बी में आपका एरर होगा। क्यों? क्योंकि बी में नॉर ही इज के स्थान पर नॉर इज ही लगेगा, नॉर इज ही को आगे कर दिया गया, नॉर इज ही लगेगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्यों लग रहा है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर ही इज ही होना चाहिए, लेकिन इज क्यों लग रहा है ये भी समझ लेंगे आप। पहला क्लॉज, जो इसका पहला क्लॉज है वो अफर्मेटिव हो, और उसकी उसी प्रकार का भाव यदि दूसरे क्लॉज उपवाच्य में हो तो सो से आरंभ होता है, और उस क्लॉज में इन्वर्जन अर्थात वर्ब प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले भी पार्ट में हमने इन्वर्जन के बारे में बताया, यहाँ पर इन्वर्जन रूल ही लागू हो रहा है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लागू हो रहा है, इन्वर्जन का। इन्वर्जन में होता क्या था, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता, तो इसमें भी यही मिस्टेक हुआ है कि इन्वर्जन है, ये इन्वर्जन है, बट इसमें वर्ब को पहले नहीं लगाया, तो यही एरर बताओगे ना आप, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चूज द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। नॉरिस, तो नॉरिस का जो हमारा क्या हो जाएगा ऑपोजिट, उल्टा मीनिंग, नॉरिस का उल्टा मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा। तो नॉरिस का जो होता है, पहले हिंदी मतलब आप समझ लीजिए, घोषित करना होता है। क्या होता है? पोषित करना, सॉरी दोस्तों, पोषित करना होता है, पोषित करना। जो नॉरिस का मीनिंग होता है पोषित करना होता है। तो इसका उल्टा मीनिंग क्या हो जाएगा? स्ट्रे, फॉस्टर, सनस्टेन, स्ट्रेंथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, स्ट्रेव। स्ट्रेव का मतलब भी होता है भूखे मरना, इसका उल्टा जो हो जाएगा भूखे मरना, स्ट्रेव भूखे मार देना, पोषित ना करना। तो पोषित ना करने का उल्टा क्या हो जाएगा? भूखों मार देना उसे। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, चूज द बेस्ट एक्सपीरियंस मीनिंग। अबेंडन को क्या होता है? अबेंडन, अबेंडन को होता है, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फॉरसेक का मतलब भी होता है त्याग देना। इसमें सेम इसका मिलता जुलता मीनिंग आपको ढूंढना है। इसका फॉरसेक का मतलब भी होता है त्याग देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। डिनोटेशन, डिनोटेशन इज द राइट आंसर। Direction, question number 17 and 18. Select the alternative which best describes the items. What does the items pros and cons means? Pros and cons का items means क्या होगा? Changes of life, the arguments urged for and against a thing irregularly, respectedly. तो हमारा राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा? 17 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, द आर्गुमेंट्स अर्ज फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, what does the items hue and cry means? What does the items hue and cry means? तो 18 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ह्यू एंड क्राई का अर्थ होता है अ जनरल ऑक्टरी ऑफ अलार्म, यानी शोर गुल हो हल्ला, शोर गुल हो हल्ला मतलब शोर करना या हल्ला मचाना, शोर करना, ये सभी होता है इसका मतलब ह्यू एंड क्राई। तो इसका राइट एग्जैक्ट जो मीनिंग बैठेगा वो सी इज द राइट आंसर, इट जनरल ऑक्टरी ऑफ अलार्म, इट जनरल ऑक्टरी ऑफ अलार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, rearrange the sentence with correct order labeled as PQRS. The poem and stories have been taken for this book from a variety of sources that have been selected. तो इसका जो आपका राइट आंसर बैठेगा वो क्या बैठेगा? आप पहले ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कहाँ से स्टार्ट आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ऐसे से स्टार्ट करोगे ना, क्योंकि देखो आप सेंटेंस हैव बीन टेकन फॉर दिस बुक फॉर अ वैरायटी, यहाँ से स्टार्ट करोगे आपका एग्जैक्ट बैठ रहा है दैट हैव बीन सेलेक्टेड, दैट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस बुक। सेलेक्ट ही करोगे ना किसी बुक को, ये बुक वो बुक मैं कहूँगा, फिर जो आपको पढ़ना होगा उसी को मतलब सेलेक्ट करोगे ना, दैट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस बुक। उसके बाद हैव बीन टेकन, तो सेलेक्ट करोगे, उसके बाद उसको लोगे फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, विभिन्न प्रकार के वैरायटी आपके पास सोर्सेज होंगे, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होंगी, तो उसके प्रकार आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद कौन सा बुक आपको चाहिए वो सेलेक्ट करोगे, उसके बाद उसको लोगे, यही होगा ना। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा? A is the right answer हो जाएगा, SQPR, SQPR is the right answer। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, choose the appropriate adjectives, there is both scarcity and dash in the modern world। तो जो हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा वो C is the right answer हो जाएगा, प्लेंटली, प्लेंटली is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, the overall efficiency of a system can be dash that of its weakest elements। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा no greater than, option A is the right answer, the overall efficiency of a system can be no greater than that of its weakest elements। option A is the right answer हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, choose the appropriate noun honor and dash arise from one's own action। तो 22 का भी हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो C is the right answer, सेम हो जाएगा, honors and same arise from one's own action। ये दोनों जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं? सैम्स जो होता है शर्मिंदगी, तिरस्कार का प्रयोग शुद्ध है शब्द होनर, सम्मान, आदर का मान होता है। जो होनर मतलब होता है वो सम्मान होता है, और जबकि जो सेम मतलब होता है शर्मिंदगी और तिरस्कार का प्रयोग करता है। तो इसी का क्या पूछ दिया है आपको, इसी का उल्टा पूछा है, तो यही हो जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चूज द एप्रोप्रिएट नाउन्स, ही वाज प्रिवेंट फ्रॉम स्मोकिंग इन द क्लास, ही वाज प्रिवेंट फ्रॉम स्मोकिंग इन द क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सुइटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट। पोलाइट का प्रीफिक्स वर्ड कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आई एम जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। पोलाइट का राइट आंसर आई एम। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि पोलाइट का मतलब होता है शिष्ट, विनम्र के लिए उचित प्रीफिक्स आई एम ही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नहीं भी समझ में आ रहे होंगे तो आप दोबारा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। 1 से लेकर 15 जून के अंदर ही आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप इंग्लिश का अगर नहीं तैयारी करके जाओगे तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि 100 मार्क्स 100 मार्क्स का केवल अकेले इंग्लिश का पेपर आएगा आपका। तो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन। कंजक्शन के बारे में हमें चूज करना है, इसमें कौन सा कंजक्शन होगा। चलिए मैंने बताया ना इसके पहले भी, आपने एस लॉन्ग एस जहां दिखता है उस ये परफेक्ट कंजक्शन में आते हैं। मैं कंजक्शन का भी एक पीडीएफ बता दूंगा आपको, कंजक्शन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। मेनी प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर विदाउट एनी सॉइल एज लॉन्ग एज न्यूट्रिएंट्स आर एडेड। तो चलिए आई होप आपको 25 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। कर नहीं पा रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे ना अच्छे से, तो यही आपके लिए बहुत बढ़िया है, यही आपके लिए उपलब्धि है। अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, रिवाइजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम हॉल में बैठते समय आपको एकदम कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं कर लूंगा, पेपर को कर लूंगा, निकाल दूंगा। तो चलिए इसी के साथ अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।